दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। इमरजेंसी को के लागू करने के मैं लागू करने के समय से अब 50 वर्ष का समय पूरा हो गया। इमरजेंसी जब लागू हुई थी तब से अभी तक अब जो है 50 वर्ष का समय पूरा हो गया। और इस 50 वर्ष इसलिए इस बार जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, तो 25 जून को एक बहुत ही एक विशिष्ट किस्म के विरोध दिवस के रूप में मनाने की तैयारी सत्तारूढ़ पार्टी ने कर ली है। सत्तारूढ़ पार्टी आडंबर की संस्कृति का पोषक है और आडंबर में शब्दाडंबर भी शामिल रहते हैं, तो वो उनका कोई उन शब्दों का कोई उसमें बड़ी गहराई नहीं होती किसी चीज़ में, लेकिन आडंबर वाले प्रतीकों, आडंबर वाली शब्दावली गढ़ने में इसमें बड़ी रुचि रहती है ऐसे संगठनों की जो आडंबर की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको भी एक नाम जो दिया आपकी बार 25 जून को, इन्होंने किस रूप में मनाया जाएगा तो इसको एक नाम दिया है संविधान हत्या दिवस के रूप में। ममता बनर्जी ने इसमें आपत्ति की, कई और लोगों को आपत्ति है। एक तो बात ये है कि अब इतना लंबा समय हो गया, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी। इमरजेंसी के दौरान कई जातियाँ भी हुई और उस जातियों का लोगों ने जो है तत्कालीन सरकार को सबक भी सिखाया। जब चुनाव हुए 1977 में, तो पहली बार ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और जो 2.5 वर्ष का जो जनता पार्टी का शासनकाल था, उस दौरान इंदिरा गांधी को बहुत बुरे दिन, बहुत विपत्ति के दिन गुजारने पड़े। उनके सहायोग गठित हुआ था जिसमें हर रोज़ उनकी सरकार की जातियों का एक कारनामा खुलता था। उनको जेल में डालने की भी कोशिश हुई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हर तरीके से वो जो है परेशान नहीं उन 2.5 वर्षों में। लेकिन 2.5 वर्षों के बाद में लोगों ने पता नहीं क्या महसूस किया कि उनको अपार बहुमत से फिर उन्हीं को दोबारा सत्ता सौंप दी। वरना यानी उसका क्या तात्पर्य ये है कि उसी समय जो भारतीय जनता है, जो भारतीय जनमत है, उसने इस बात को नकार दिया कि इमरजेंसी पूरी तरह से एक गलत कदम था। इमरजेंसी के बारे में जब विवेचन करते तो उसका एक पहलू तो उसकी जातियों से संबंधित है, उस दौरान लोकतंत्र स्थगित रहा, इससे संबंधित है। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सयाने समझते, बहुत पंडित समझते, अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। कई बार आम लोग जो है, जिनके पास में सहज बुद्धि है, तो सहज बुद्धि उस ज्ञान से, जो ज्ञान किताबों से अर्जित किया हुआ होता है, जो बौद्धिक कसरत से और बुद्धि विलास से जो ज्ञान गढ़ा जाता है, वो उस ज्ञान के मुकाबले में वो जो सहज ज्ञान होता है, सहज जो बुद्धि है, वो जो है कहीं ज़्यादा प्रखर होती है और कहीं ज़्यादा सटीक होती है। तो यही था कि इमरजेंसी के मामले में भी था कि इमरजेंसी का जो दूसरा पहलू था, शायद दूसरे पहलू को लेके लोगों ने ये माना कि टोटलिटी में इमरजेंसी से लोगों के सरोकार पूरे हो रहे थे। और जबकि जो लोकतंत्र है उसमें कई जगह पे, जो तकनीकी लोकतंत्र है उसमें कई जगह पे दिखावे जैसी बात थी। और वो लोकतंत्र का जो इस्तेमाल है, उसके वो परिणाम है, वो जो है जनता का शोषण करने वाले, जनता के अधिकारों को, हितों को कुचलने वाले लोगों के लिए लाभदायी थे। तो ये लोगों ने इसलिए माना कि इसलिए इमरजेंसी को उन्होंने 2.5 वर्ष में ही इमरजेंसी लगाने के दोष से उनको बरी कर दिया इंदिरा गांधी को, और उनको अपार बहुमत से सत्ता में बैठा दिया था। यही वजह है कि इमरजेंसी को फिर याद करने की, इमरजेंसी की जातियों को याद करने की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। और बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान पीढ़ी है, जो शासन कर रही, उसकी जो पूर्वज पीढ़ी थी, उसका दौर उसके बाद में चला। लेकिन उस दौर ने इमरजेंसी के मुद्दे को कोई बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया, कभी उसको उठाया नहीं, क्योंकि वो भी ये समझ सकी थी, वो भी एक जान चुकी थी कि जो इमरजेंसी के का जो रचनात्मक अवदान है जनता के दिमाग में वह भी है, जनता ने उसको भी संज्ञान में लिया था। तो इसलिए
इमरजेंसी का अगर हम विलाप, इमरजेंसी की जातियों का विलाप करना हमको भारी भी पड़ सकता है। और एक अपराध बोध भी था कि नहीं, लोगों ने मान लिया 2.5 वर्षों में कि नहीं इमरजेंसी टोटलिटी में ठीक थी, तो उनको एक अपराध बोध था कि हमने इमरजेंसी को का इतना हुआ खड़ा किया, तो इसलिए भी उन्होंने नहीं उठाई होगी, इसलिए भी उन्होंने वो उस मुद्दे को नहीं उठाया होगा। खैर अब ये सरकार है कि ये सरकार कभी भविष्य को देख के ये कोई कदम नहीं करती है। सरकार ने अपनी आदत बना लेती है हर बात में ये अतीत के जो मुद्दे हैं जिनका कोई महत्व नहीं रह गया, ये अतीत राग ही इसका मुख्य राग बन गया। ये अतीत राग ही गाती रहती, तो इसलिए उसने जो है ये बनाया कि इमरजेंसी के दौरान संविधान की हत्या, इमरजेंसी अब की बार की इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर हम जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये भी है कि इस बहाने से उनको अपना जो है क्या कहते हैं अपने पापों के प्रक्षालन का अवसर भी मिल जाएगा, क्योंकि इस बीच में जो उन्होंने कदम वर्तमान सरकार ने जो उठाए हैं वो जो है वो तो सारे के सारे जो संविधान के मर्म पर, ये कई बार होता है कि रूपगत चीज़ों का महत्व नहीं होता, तो उसकी तासीर का महत्व होता है। बर्फ़ जो है रूपगत तौर पर तो देखें तो बर्फ़ बड़ी ठंडी होती है, बर्फ़ पर हाथ बहुत देर तक आप हाथ नहीं रख सकते, लेकिन बर्फ़ का पानी पी जाए तो माना किया जाता है कि वो उसकी तासीर गर्म होती है। वो गर्मी में बर्फ़ का पानी पीना इसलिए ये माना जाता है कि वो नुकसान करता है, तो तासीर का महत्व है, रूप का कोई महत्व नहीं। तो इमरजेंसी के मामले, तो इस मामले में भी है कि संविधान जो है आपके ऊपर जो ये आरोप लगा कि आपने जो है संविधान के मर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश की अपने कार्यों के द्वारा, लेटरल एंट्री जैसे आपने जो कदम उठाए, उससे जो संविधान का एक समानता का का समाज रचने का जो संकल्प है वो उससे जो है उससे वो जो उस संकल्प में बाधा आई। और आपने जो है उसका जो संविधान का एक संकल्प धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता का भी है, आपने अपने कार्यों से उस धर्मनिरपेक्षता को भी चोटिल करने की कोशिश की। आपने जो है न्याय के मामले में भी, आपने जो है बंधुत्व के मामले में भी, बंधुत्व को एक भाईचारे का कि एक समाज का निर्माण करने का जो संविधान का लक्ष्य है वो भी आपकी करतूतों से उस लक्ष्य को भी जो है वो लक्ष्य भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। वो लक्ष्य भी, भाईचारे का लक्ष्य भी क्षतिग्रस्त हुआ। तो ये जो है ये इससे ये लग रहा कि आप संविधान को बदलना चाहते, क्योंकि मूल बातें तो ये तकनीकी बातें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, ये तासीर महत्वपूर्ण है। आप अभी संसदीय प्रणाली लागू है, आप इसको राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली लागू करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक तकाजे के अनुरूप काम कर रहे हैं। ये एक देखने वाली बात है कि उस मामले में आप कितना अमल कर रहे हैं। पता चला कि किसी जगह पे अगर कोई विपक्षी दल की, किसी प्रतिपक्षी दल की सरकार राज्य के चुनाव में जीत गई, उसको राज्य ने बना लिया, तो आपका ये काम है कि ये चूँकि एक संघीय व्यवस्था है, हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था की दी गई, तो उसमें उस राज्य में भी कार्य संचालन किसी की भी सरकार बने, हम चुनाव तक हमारा विरोध होगा, लेकिन हम उसको सुचारू रूप से होने दें। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप पता चला कि आपके जो राज्यपाल हैं वो आपके इशारे पर और वो जो विधेयक लागू करना चाहें उन विधेयकों को अपने पास में रोक के रख लें और अनंत काल तक उनकी कोई सीमाएं ही नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, इसकी एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कितने समय तक उसके बारे में विचार करेंगे, उसका पुनरावलोकन करेंगे जो विधेयक पास होकर विधानसभा से आया है, तो फिर आप पता चला कि जगदीप धनखड़ उसके लिए मैं अपना जो है मैदान में उतर आए कि वो कहें कि नहीं, तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ मिली उसको जो है उस पर उंगली उठाने लगे और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि ये तो मिसाइल अटैक है संसदीय व्यवस्था पर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोई ये जो अधिकार मिला हुआ है।
लेकिन वो अधिकार का प्रयोग कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी के लिए थोड़ी किया था। व्यवस्था कैसे चलेगी जब दूसरी पार्टी की सरकार, जब राज्यों के चुनाव एक अलग तरीके से होते तो राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार बन सकती है, तो कैसे व्यवस्था चलेगी? वर्तमान जो संवैधानिक व्यवस्था, उस वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के रहते हुए राज्यों में, कई राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें गठित हो सकती हैं। तो लेकिन आप तो उसको व्यवस्था ही को तबाह करने पे उतारू हैं। तो इसका मतलब या तो आपको एक उसका तरीका ये है कि आपको फिर आप कपटपूर्ण ढंग से आचरण करने की बजाय आप संविधान में वो संशोधन करा लें कि नहीं, जिस पार्टी की सरकार जो है केंद्र में होगी वही उसी पार्टी की सरकार जो है वो राज्य के लिए चुनी जाएगी, चाहे भले ही उसके विधायक ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन वो जिसको नामित करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। वो अपने विदिन, ये हो सकता है कि वहाँ उस राज्य में बहुदलीय चुनाव ही न कराए जाएँ। आप जो है ये करें कि उस राज्य में आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो केंद्र से इतर कोई पार्टी राज्य के चुनाव में भाग ही ना ले सके। जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी कर रही उसी के अंदरूनी चुनाव से मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाए तो तब ठीक है। लेकिन जब तक संविधान ये कहता है कि नहीं, एक संघीय व्यवस्था का पालन होगा और वहाँ पर अगर विपक्षी सरकार भी बन जाएगी तो उसके साथ में भी रचनात्मक सहयोग की भावना रहते हुए वो केंद्र वहाँ कोई भी अवसर देगी कि लोगों को वहाँ पर भी व्यवस्था का लाभ मिले। लेकिन आप तो वहाँ व्यवस्था को तोड़ने का काम करते। दिल्ली में आपने क्या काम किया? दिल्ली में आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि चलिए ठीक है, पुलिस, एक दिल्ली देश की राजधानी है तो वहाँ जो सुरक्षा है वो केंद्र का विषय होना चाहिए। लेकिन अन्य विषय तो एक चुनी हुई सरकार है, भले ही उसे पूर्ण राज्य का दर्जा न हो, लेकिन नगरपालिकाओं तक के पास में अपने कार्य संचालन की स्वतंत्रता रहती है। तो आपने दिल्ली की सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया। ये कानून आपने पारित करा दिया कि जो है वो वहाँ पे किसी भी विभाग का ट्रांसफ़र जो है वो बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाज़त के नहीं होगा। और हर तरीके से दिल्ली सरकार को आपने, जो अरविंद केजरीवाल की चल रही थी, मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अच्छी थी, मैं कोई अरविंद केजरीवाल की मेरिट पर नहीं जा रहा, लेकिन जब उसे लोगों ने चुना था तो व्यवस्था न बिगड़े, वहाँ पर भी व्यवस्था सुचारू बने रही, ये आपके कर्तव्य में आता था केंद्र सरकार के, ये और केंद्रीय और जो केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल में। लेकिन आपने क्या अरविंद केजरीवाल को उस तरीके से काम करने दिया? आपने तो एक तरीके से जो वहाँ पे जैसा आपने धांधलगर्दी मचाई, जैसी आपने जो है जबरदस्तियाँ की वहाँ पे, उससे तो वो तो एक उसके पीछे तो एक वहाँ की दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने की भावना छुपी थी कि अगर आप हमारी पार्टी की सरकार नहीं चुनेंगे, दूसरी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को चुनते रहेंगे तो फिर आपको त्रस्त होना पड़ेगा, हम आप व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रहने देंगे, अराजकता में पूरा का पूरा हम आपका राज्य को जो है डुबो देने का काम करेंगे। ये काम क्या संविधान की मंशा के अनुरूप था? क्या इस काम को देखते हुए ये आपके लोग को लेकर ये धारणा बनाई गई थी कि आप मौजूदा संविधान को समाप्त करना चाहते? ये क्या गलत था? पेगासस के मामले में अब क्या हो रहा है कि पेगासस में मैं बाद में आता हूँ, पहले चुनाव के मामले में, चुनाव के में आपने क्या काम कर दिया? रोजाना आप ऐसे नियमों में संशोधित करके ऐसे नियम आप जो है थोपते जा रहे हैं, चुनाव आयोग में ऐसे नियम प्रभावी करते जा रहे हैं जिससे चुनाव आयोग की पारदर्शिता ही खत्म होती जा रही है। कैसे चुनाव हुआ, कि कितने बजे इतने वोट कैसे पड़ गए, लोग पूछ रहे हैं। आप कह रहे कि नहीं, हम कोई सबूत नहीं देंगे, इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आपने तो एक चुनाव आयोग तो एक मनमाना, एक पूरा तो चुनावी पूरी प्रक्रिया को एक प्रहसन में बदलने का काम कर रहे, पूरी विश्वसनीयता आपने समाप्त करने का काम कर रहे लोग जो है आपकी पार्टी के ही जो आपकी पहली पीढ़ी के नेता है वो भी जो है वो भी इस बात के हामी थे कि हम इस बात के कायल थे कि हम उच्च परंपराएं, अगर हमें सत्ता की बागडोर संभालने का मौका मिले तो हम एक उच्च परंपराएं कायम करेंगे लोकतंत्र की। लेकिन क्या ये लोकतंत्र की उच्च परंपराओं के को स्थापित करने का ये कदम है जो आपने ये चुनाव आयोग में व्यवस्था कर दी गई कि कोई वीडियो फुटेज, कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य किसी को नहीं दिए जाएंगे? आपने कह दिया। पहले आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इनसे मतदाताओं के उसको जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए हम नहीं देंगे। पहले तो चल रही थी। जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया उसके बाद में फिर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव को लेके भी मैं सबूत के सामने आ गए। तो अब उन सबूतों को झुठलाने के लिए आपने जो है इन
नियमों में परिवर्तन किया है जो किसी भी तरीके से एक उच्च परंपराओं के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। और आप जो और ना ये कहा जा सकता कि ये कदम क्या संविधान के क्या ये नहीं दिखाता कि आप संविधान को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पेगासस की जिक्र कर रहा हूँ। पेगासस का मामला आया था कि जो एक सॉफ्टवेयर है उसका, इजराइल का एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जो सरकारें, जो केवल वो जो कंपनी है पेगासस की, वो केवल सरकारों को बेचती है और वे सरकारें लेती हैं जो अपने यहाँ के विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए, अपने यहाँ के न्यायाधीशों की जासूसी करने के लिए, और अपने यहाँ के बल्कि जो प्रधानमंत्री से जो या राष्ट्रपति प्रणाली व्यवस्था जहाँ पे हो, वहाँ से जो असहमत नेता मंत्रिमंडल में जो उनसे असंतुष्ट नेता, उनकी जासूसी करने के लिए और जासूसी के माध्यम से फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस पेगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आशंका बनी हुई थी, तो भारत में ये बड़ा मुद्दा बन गया था। सरकार ने इस मामले में गोल मटोल जवाब दिया। अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना सकी और ये लगा था कि मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अब पेगासस के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में व्हाट्सएप ने मुकदमा कायम किया और व्हाट्सएप ने कागज़ पेश किए। उन कागज़ों में बताया गया है कि पेगासस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैक्सिको में हुआ है और दूसरे नंबर पर पेगासस का इस्तेमाल भारत में हुआ। पूरी लिस्ट दी है जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी शामिल हैं, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता भी शामिल हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। क्या ये जो कदम है इस ढंग का एक जो षड्यंत्रकारी कदम है, क्या ये माना जा सकता है? क्या इसके रहते हुए आप इस पाप से मुक्त हो सकते, इस आरोप से मुक्त हो सकते कि आप जो है संविधान को विफल करने का काम कर रहे, आप संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे? कि आप इस आरोप से मुक्त हो सकते हैं कि आप पता चला कि 50 साल पुरानी बात का जो दूसरी पार्टी को घेर के और आप इन आरोपों से साफ बच के निकल जाएंगे? ये भ्रमित करने का जो षड्यंत्र है मारीच की तरह का, ये तो उस तरीके का आपका जो षड्यंत्र प्रतीत होता है कि आप उससे जो मुख्य मुद्दा वर्तमान में चुनौती है, वर्तमान में जो लोगों के सामने जो चुनौती है संवैधानिक मंशा को आपके द्वारा साजिशी तरीके से विफल करने की, आप उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक ये भारी भरकम एक शब्दाडंबर लेके आ गए संविधान विरोधी संविधान हत्या दिवस मनाने के रूप में। इसका एक क्या प्रभाव पड़ सकता है? और ये जो है वो जो इमरजेंसी की मैं दूसरे पहलू की बात कर रहा था, तो दूसरे पहलू की बात क्यों कर रहा था? अभी अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी चुनाव होने के पहले ये कहा था कि हमारा जो लोकतंत्र है वो एक विशिष्ट जनतंत्र में बदल के रह गया। इसमें लोकतंत्र लोगों की तो भलाई के लिए न नीतियाँ बन पा रही, न लोगों को अधिकार हासिल कर रहे, न जिन सुविधाओं के अधिकारी हैं वो सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं, उनके अधिकारों पे भी कुठाराघात हो रहा है। और इसका पूरी इस व्यवस्था का लोकतंत्र ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है, अमेरिका का लोकतंत्र, जहां पर ये लोकतंत्र टूल बन गया है। लोगों का मुट्ठी भर जो अभिजन वर्ग है, उस अभिजन वर्ग के हितों के इस्तेमाल का एक पूरी तरह टूल बन गया है। वो एक जो सक्षम लोग हैं, वो एक जो सामर्थ्यवान लोग हैं, समर्थ लोग हैं, ये समर्थ लोगों का तंत्र बन गया है, ये लोकतंत्र नहीं। कुल मिला के स्थितियाँ भारत में भी यही कि समर्थ लोगों का तंत्र बन गया, वही सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। वो नीतियाँ बनेंगी तो पता चला कि अदानी अंबानी जैसे कारपोरेट के हित में वो नीतियाँ बनेंगी। उन नीतियों का आम जन की पर कैपिटा इनकम बढ़ पा रही है कि नहीं बढ़ पा रही, इसका ये जो अर्थव्यवस्था की जो आप नीतियाँ जो तय कर रही हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, उसका इससे कोई सरोकार नहीं कि आम जनता की, बल्कि आम जनता की तो आप जो पर कैपिटा इनकम है, आउटसोर्सिंग जैसे नौकरियों में की भर्तियों में आउटसोर्सिंग जैसे प्रावधान लागू करके आप उसको जो है और जो है पर कैपिटा इनकम को घटाने का काम कर रहे। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का तो कोई काम कर ही नहीं रहे, और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकारें पूरी वो जो सरकार प्रचार पर इतना रुपया खर्च कर रही, तो सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के बैसाखी पर टिकी हुई। इसीलिए उद्योगपतियों के साधारण से साधारण कार्यक्रम में हमारा प्रधानमंत्री इतना
मजबूर है कि वो उनकी शादी ब्याह में शरीक होता है। चलिए ठीक है, शिष्टाचार का नाता है। जब विदेश यात्राओं में जाता है तो विदेश यात्राओं में भारत के हित में, देश के हित में कौन सी संधियाँ होनी चाहिए, इस पर कम विचार करता है। और अदानी और अंबानी को वहाँ विदेश में एक नया ठेका मिल जाए, इस बात की वो चर्चा वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से करता है जिस देश में जाता है। और ये बात खुल भी चुकी है। लोगों के अधिकारों की स्थिति ये है कि लोगों को रोज़मर्रा के कामों में भी, जहाँ पता चला कि जिन आप विकसित देशों से तुलना कर रहे हैं कि आज हम महाशक्ति बन गए, वहाँ पूछिए कि वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या दलाली देनी पड़ती है। वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस हो, अगर लोगों ने वो कर दिया, आवेदन कर दिया, तो उसके बाद घर बैठे उसके पास में वो लाइसेंस आ जाता। वो सारी चीज़ें, ज़मीन की पैमाइश होनी तो घर बैठे हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो हर चीज़ में उसको पैसा देना पड़ रहा, मतलब जलील भी होना पड़ रहा, उसका पैसा भी जाना पड़ रहा है। तो वो जब सारे अधिकार नौकरशाही के में निहित आपने कर रखे, नौकरशाही पर आप कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहते, तो फिर लोगों के अधिकार का महत्व क्या रह गया। और आप इसलिए उसमें कोई उन पर अंकुश नहीं लगाना चाहते, इसलिए स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते लोकपाल जैसी, विजिलेंस जैसी संस्थाओं को, क्योंकि आपको ये पता है कि इनकी चोट जिन पर लगेगी उन्हीं के रहमो करम पर हमारी सरकारें टिकी हुई हैं। आप IAS अधिकारियों के तंत्र से, जिन्हें बाबू कहा जाता है, उनसे उनको नाराज़ करने से आप डरते हैं। तो वो IAS अधिकारी तो पता चला कि राजा से भी ज़्यादा निरंकुश आचरण कर रहे और भ्रष्टाचार कर रहे, और आप उन अधिकारियों पे कोई रोक लगाने की कोशिश कर रहे। तो ये पूरा एक तरह से लोकतंत्र उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए का टूल बन चुका है। अगर आपने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी गई, अगर एक आम आदमी के मौलिक अधिकार को अगर कोई नुकसान मौलिक अधिकार को कोई जो है हनन करता मौलिक अधिकार का, तो ठीक है, आपने संविधान में प्रावधान कर रखा है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सीधा दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाना उसके लिए संभव है? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील जो है इतने महंगे वकील हैं कि वो नहीं खटखटा सकता। तो न्याय तो उसके लिए आपने कहा कि वो न्याय तो उसके लिए दूभर है, अदालतें तो उसके लिए दूभर है। और आप कहते हैं कि कानून के सामने सबकी समानता की बात है, हमने आम आदमी का सशक्तिकरण कर दिया। आम आदमी वो तो ये रहा है कि आम आदमी तो चुप बैठ जाने के लिए मजबूर है अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता। लेकिन एक आदमी, एक सक्षम आदमी, एक बड़ा आदमी जो है, वो अगर जिसके पास में भरपूर पैसा है, अगर उसके खिलाफ जायज़ कार्रवाई भी होती तो उस जायज़ कार्रवाई को भी वो विफल करा देता। सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ों रुपए देके जो सबसे अच्छे वकील उनको खड़ा करके उनकी जिरह के सामने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से उसकी जुबान को लकवा मार देता है। और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का जो है अनुगमन करने के लिए, उन वकील जो चाहते हैं उसका अनुगमन करने के लिए बाध्य हो जाती। तो कहाँ से है ये? जब समर्थ, तो ये एक तरह से समर्थ का लोकतंत्र है या नहीं? जब जनता के मौलिक अधिकारों की, जनता की इस कदर हनन हो रहा है, जनता इस कदर अधिकार विहीन हो गई, इस कदर दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, तो इससे कैसे कहा जा सकता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था एक उचित रीति से काम कर रही है? तो उसके लिए क्यों सरकार काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सरकार को पता है कि वो जो समर्थ लोग हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर अगर हमने उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की तो वो सरकार पलट देंगे। तो इसीलिए संविधान में ऐसी स्थितियों के लिए इमरजेंसी का अधिकार एक सीमित समय के लिए दिया जाना एक बहुत ही एक अनिवार्य एक पहलू है कि संविधान में इसी की व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था का उपयोग करते हुए उन्होंने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। और इमरजेंसी का मैं ये कह रहा था कि उसके परिणाम किए हुए थे। नौकरशाही इतनी सुधर गई थी, ट्रेनें ठीक टाइम से चलने लगी थी, लोग अगर राशन कार्ड बनवाने जाते थे तो दफ्तर का बाबू सोचता था, अधिकारी सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि CBI का आदमी हो, बेच बदल के आ गया हो और मैं अगर इससे घूस मांगूँ वो तत्काल जेल में पहुंच जाऊँ, तो उसका तत्काल राशन कार्ड बनने लगता था। और तमाम सारे काम उसकी जो है उसके लिए बड़ी सहूलियतें हो गई थी आम आदमी की, जो एक निरीह है, जो किसी में नहीं है। और उन लोगों की मनमानी पर अंकुश लग गया था।
आज ज़रूरत इस बात की है कि जो जिनकी वजह से ये आर्थिक विषमता बढ़ रही है, उन 1% 2% जो कारपोरेट हैं उन पर जो है वेल्थ टैक्स लगाने जैसे उपायों के बारे में सरकार विचार करे। और इसके बावजूद हो सकता है कि अगर उन पर वेल्थ टैक्स लगाए जाए तो निश्चित रूप से वो वर्तमान व्यवस्था में समर्थों की व्यवस्था तो वो इतने शक्तिशाली कि वो सरकार को ही पलट देने का काम कर डालने लगे। तो इससे बचाव के लिए ये इमरजेंसी के इस्तेमाल का विकल्प खुला रहना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी एक सीमित समय के लिए ही तो इमरजेंसी लागू की थी, उसके बाद में इमरजेंसी जो है उसके बाद में समाप्त हो गया था, और फिर उन्होंने नए चुनाव कराए थे। भले ही वो नए चुनाव उनके लिए उनको भारी पड़े थे और वो जानती थी कि भारी पड़ सकते थे, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था थी। तो आज जब स्थिति इतनी भयावह है कि सरकार उनका टूल बन कर रह रही, सरकार आम लोगों के हित में कुछ कर ही नहीं पा रही, तो अगर ये सरकार ये सोचती है कि वो आम लोगों की भावनाओं की जननी है, आम लोगों की भावनाओं का उत्पाद है, तो उसे आम लोगों के प्रति अपनी वफादारी निभानी चाहिए। और ये जो जबरदस्त समाज के एक मुट्ठी वर्ग का शोषण का चक्र, उसके उत्पीड़न का चक्र जो इतना इस सीमा तक बढ़ गया है, उस चक्र को भेदने के लिए अगर ये सरकार भी चाहे तो एक सीमित समय के लिए वो ये सरकार भी इमरजेंसी लगाने के अधिकार का इस्तेमाल करें। लोग ये चाहते हैं, लेकिन उन पर अंकुश लगाई जानी चाहिए, और बिना किसी भय के और बिना किसी मुरब्बत के उसको उनके जब तक उस पर अंकुश नहीं लगेगा, एक सही तरीके का एक लोकतंत्र, एक सही तरीके का जनतंत्र कायम नहीं हो पाएगा। तो वो भले ही संविधान विरोधी दिवस के रूप में, संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकार बना रही हो, तो इससे तो सरकार ये साबित कर रही है कि उसकी वफादारी लोगों के प्रति नहीं है। ये व्यवस्था जैसे मुट्ठी भर शक्तिशाली लोगों की बंधक बन गई है, उन शक्तिशाली लोगों के प्रति ये शक्तिशाली लोगों की अपने को अनुचर समझती है सरकार। तो तो संविधान हत्या दिवस मनाने से सरकार के इस करनी पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा। सरकार की तो करनी पाक साफ तब साबित होगी जब ये सरकार भी इमरजेंसी लगाने के अधिकार का इस्तेमाल करके और आर्थिक विषमता की खाई को पाटने का काम और जो आम आदमी है उसको अधिकार दिलाने के लिए सुलभ न्याय प्रणाली लागू करने का काम, और लोगों के और जो मेहनतकश वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, कामगार वर्ग के लिए जितनी भी जरूरी सुविधाएं एक नियोक्ता से अपेक्षित हों और जितना एक न्यूनतम वेतनमान अपेक्षित हो, उसकी गारंटी कराने के जो प्रावधान लागू कराए। भले ही और इसके लिए वो इमरजेंसी के अधिकार का सीमित समय के लिए इस्तेमाल करें। हम तो इस मांग के कायल हैं, इस मत के कायल हैं। अब सरकार क्या सोचती है ये सरकार पर निर्भर करता है। अभी के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।